नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली जो जेईई मेंस की काउंसलिंग शुरू हो गई है उस पर है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 4-5 जो क्वेरीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की, जिन्होंने अभी-अभी एग्जामिनेशन दिया है और जिनका रैंक कार्ड आया है, उनकी जो बेसिक क्वेरीज हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है, रजिस्ट्रेशन कब से होना है, कितनी फीस लगनी है, काउंसलिंग फीस और सीट चॉइस लॉक फीस में क्या डिफरेंस है, फ्रीज फ्लोट क्या होता है, इन चीज़ों पे हमारा कुछ डिस्कशन रहेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो जो दूसरे जेईई मेंस के एस्पिरेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं विश्वविद्यालय में, उनको जानकारी मिल सके। और इस काउंसलिंग में किस किस तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट उनको होने वाली है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है, ये सारी जानकारियाँ हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आप सामने एक पोस्टर देख रहे हैं जिसपे 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से है, फीस कितनी है और सीट चॉइस लॉक कब करना है। तो इसके साथ-साथ में हम पूरी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो की पॉइंट्स हैं जो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, रिक्वायर्ड कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो हमको जो रजिस्ट्रेशन टाइम पर हमको रिक्वायरमेंट होगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, सीट चॉइस लॉक कब करनी है, सीट चॉइस लॉक के समय कितनी फीस की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा फ्लोट या फ्रीज क्या होता है, इसके अलावा रिफंड क्या कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके अलावा कितने राउंड की काउंसलिंग होनी है, यानी कोई जो एडमिशन लेने वाला पर्सन है वो कब तक एडमिशन ले सकता है इस काउंसलिंग के थ्रू। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, रजिस्ट्रेशन कब से है। इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास एक जो जो वेबसाइट पर दिया हुआ है उस पे ये लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 31 तारीख से शुरू हो चुका है, 31 अगस्त से शुरू हो चुका है। और दोस्तों ये पहले राउंड के लिए है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बेसिकली 31 तारीख से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसके टाइम पर जो हम काउंसलिंग की बात करें तो हम कहीं भी जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो 31 तारीख से शुरू हुआ है वो 20 तारीख तक रजिस्टर्ड हो सकता है कोई भी स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप किसी भी राउंड में सीट चॉइस लॉक करना चाहते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो 31 से 20 के बीच में ही करना है। स्टार्ट डेट जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और एंड डेट जो है वो 20 तारीख का ही है। इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आप रजिस्ट्रेशन टाइम पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। और अपलोडेशन और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये बेसिकली 5 तारीख से 21 तारीख तक चलेगा। यानी अगर कोई पर्सन 2 तारीख को करता है या 4 तारीख को करता है या 5 तारीख को करता है, तो वो स्टार्टिंग जो डेट है वो 5 तारीख है और वो 31 तारीख तक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएँगे, बाद में जब ये वेरीफाई किए जाएँगे तो कुछ डॉक्यूमेंट पे क्वेरीज़ आती हैं। सपोज़ किसी पर्सन ने पुराना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया या कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, तो उसपे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से या जो काउंसलिंग का जो अथॉरिटी है वो उसपे क्वेरीज़ डालता है कि इस चीज़ को आपको रेक्टिफ़ाई करना है। और उस रेक्टिफ़ाई करने के लिए जो हमारे पर रिस्पॉन्स होता है राउंड 1 के लिए, वो 5 तारीख से ही लेकर के 21 तारीख के बीच में है। यानी सपोज़ किसी ने 7 तारीख को किया, रिस्पॉन्स 7 या 8 या 9 तारीख को आ गया, तो 10 तारीख तक उस पे रिस्पॉन्स भी कर सकता है। नाउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको सीट चॉइस लॉक करना शुरू करना है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 20 तारीख को। यानी 20 तारीख से आप सीट चॉइस लॉक शुरू करते हैं, 20 से लेकर के 26 तारीख तक। और दोस्तों जब आप सीट चॉइस लॉक करते हैं, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट जो होता है, वो 27 तारीख को होता है। और यहीं पर देखा जाए तो हमारी काउंसलिंग की जो बेसिक जो फिनिश लाइन है वो यहीं पर है। यानी आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया, सीट अलॉटमेंट के लिए आपने एक सीट चॉइस लॉक कर दिया और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको सीट अलॉटमेंट भी हो गया। दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग तो एक तरह से देखा जाए खत्म हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर पार्ट आता है फ्रीज या फ्लोट, जो कि हम अभी आपको बताने वाले हैं। फ्रीज और फ्लोट के लिए आपको समय मिलेगा 27 से लेकर के 30 तक। ये फ्रीज फ्लोट क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले पॉइंट में। 3 दिन के बाद जब आपका फ्रीज फ्लोट हो जाता है और आपको एक सीट कंफर्म मिल जाती है, तो आपके पास एक एक डेट दी जाती है, जो कि पेमेंट के लिए है 27 से 30। यानी जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो 27 से 30 के बीच में आपको पेमेंट करना है।
दोस्तों ये पेमेंट जो है वो 20,000 रुपए करना है जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी को, और 12,000 रुपए करना है एससी एसटी को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेमेंट अलग अलग है, 20 और 12। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है अब सेकंड राउंड की शुरू हो रही है 1 अक्टूबर से। यानी यहाँ पर आपकी पहले राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई है, अब दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 1 तारीख से। यानी अगर देखा जाए तो हमारी काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 31 से, जो कि 20 तक जाएगा। तो 20 तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट पे क्वेरीज आएंगी। क्वेरीज आने के बाद फिर से आपको उन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना है, अगर कोई क्वेरी आती है तो। देन उसके बाद हमारे पास सीट चॉइस लॉक फिलिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है वेबसाइट पे 20 तारीख से। 20 तारीख के बाद 27 तारीख को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कंफर्म करने के लिए आपको 20,000 या 12,000 रुपए का पेमेंट करना होगा, और अल्टीमेटली आपका यहाँ पर काउंसलिंग फिनिश हो गई। वो लोग जो बचे हुए हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, वो लोग सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग करा सकते हैं। खैर, ये तो हो गई हमारी काउंसलिंग की। यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शुरुआत में केवल 2 राउंड के बारे में बताया। यानी आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 31 तारीख से, और सेकंड राउंड का जो एंड है वो हो रहा है हमारा 6 अक्टूबर तक देखा जाए। अब उसके बाद आता है कि हम रिफंड की बात करते हैं। रिफंड क्या है, कब होना है, कितना पैसा होना है। जनरल वाले वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने 20,000 रुपए दिए हैं, और उनको अगर कोई सीट अलॉटमेंट हुई है और वो उस सीट अलॉटमेंट से खुश नहीं है और अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में रिफंड नाम के ऑप्शन को चूज करना होगा, और उस कंडीशन में आपको 15,000 रुपए रिफंड होगा जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी केस में। एससी एसटी जिन्होंने 12,000 रुपए जमा किए हैं, सेम उनके लिए भी वही प्रोसेस है। उनको जो पैसा वापस होगा वो 9,000 रुपए होगा। तो इस तरह से आपका रिफंड वाला प्रोसेस भी शुरुआत के बाद यहाँ पर जब आपका जो प्रोसेस है वो 4 अक्टूबर के बाद शुरू होगा रिफंड के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिफंड का जो बेसिक प्रोसेस स्टार्ट है वो 4 अक्टूबर के बाद का है। यानी 4 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर, 4, 5 थे, केवल ये 3 दिन आपको रिफंड के लिए मिलेंगे। अगर आपने इसमें रिफंड नहीं किया, रिफंड ऑप्शन यूज नहीं किया, तो अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट होती है और आपने उस कॉलेज में रिफंड नहीं अप्लाई किया उस वेबसाइट पे, तो आपका जो सारा पैसा है वो चला जाएगा, 20,000 या 12,000। दोस्तों ये तो हमारे सेकंड राउंड तक की काउंसलिंग की बात होती है। अब अगर हम बात करते हैं अपने पिछली स्लाइड पे जो हम गए थे कि हमारे की पॉइंट्स में रजिस्ट्रेशन कब से है, ये तो आपको पता लग गया। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1,000 रुपए है, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, कोई भी। ये रजिस्ट्रेशन जो फीस है ये आपकी उस 20,000 या 12,000 फीस के अतिरिक्त है। यानी अगर कोई जनरल बच्चा है और उसको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना है तो उसका टोटल खर्चा आ रहा है 21,000, और अगर वो कोई माइनॉरिटी है, ओबीसी है, उसका भी 21,000 है। एससी एसटी केस में 12,000 जो आपको फीस जमा करनी है, और प्लस 1,000 जो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है। हमारा अगला क्वेश्चन है सीट चॉइस लॉक कब है? इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नाउ सीट चॉइस लॉक फीस कितनी है? जैसा मैंने आपको बताया है, जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए 20,000, एससी एसटी के लिए 12,000। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फ्रीज या फ्लोट क्या है? दोस्तों फ्रीज और फ्लोट तो ऐसे ऑप्शन हैं जिस समय आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, आपने सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एक्स वाई जेड कॉलेज आपने फिलअप किया, और उस एक्स वाई जेड कॉलेज में आपने एक सीट अलॉटमेंट के लिए नंबर 1 चॉइस रखी, सपोज आपने कंप्यूटर साइंस, और नंबर 2 पे आपने रखी ईसी डिपार्टमेंट या ईएन डिपार्टमेंट या मैकेनिकल या सिविल, कोई भी, और उसके बाद आपने उसको अप्लाई कर दिया। नाउ सिस्टम ने आपकी रैंक को देखते हुए, वेबसाइट ने आपको, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि आपको अलॉट किया सपोज मैकेनिकल, और आप चाहते थे कि उससे ऊपर वाली ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस या ईसी या ईएन, जो भी आपने ऊपर उससे उस ब्रांच जो आपको मिली है उससे ऊपर वाली ब्रांच को चूज करना था आपको। या इवन यही केस कॉलेज का हो सकता है। यहाँ पर 2 कॉलेज थे, आपने एबीसी कॉलेज लिया या फिर आपने एक्स वाई जेड कॉलेज लिया। आपको एक्स वाई जेड अलॉट हो गया, लेकिन आप चाहते थे कि मुझे एबीसी कॉलेज अलॉट हो जाए। तो उस कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन होता है फ्लोट का। आपने फ्लोट पे क्लिक कर दिया तो सिस्टम आपके इस चॉइस को रिशफल करता है, और ये देखता है कि जो इससे ऊपर वाला कॉलेज जो आपने
डिमांड किया है, या वहाँ पर कोई सीट ऐसी है जो किसी बंदे ने छोड़ दी हो और आपने उसको माँगा हो? अगर आपकी रैंक अच्छी है, मे बी ये सीट आपको मिल जाए, बट चांसेस यहाँ पर थोड़ा-सा कम होते हैं। अगर किसी पर्सन ने वो सीट छोड़ दी, तो ही फ्लोट का जो ऑप्शन आपके लिए है वो मददगार होगा। लेकिन अगर आपसे ऊपर वाले पर्सन ने, आपसे ऊपर मतलब जो आपसे अच्छी रैंक वाला पर्सन है, उसने ऑलरेडी सीट को ऑक्युपाई कर रखा है, उसने विथड्रॉ नहीं किया है, तो आपको ये फ्लोट का ऑप्शन कोई बहुत मददगार नहीं होने वाला है। तो इसलिए फ्रीज और फ्लोट। अब आते हैं फ्रीज पे। फ्रीज का मतलब ये है कि जो सीट, जो ब्रांच, जो कॉलेज आपको मिला है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप उसको फ्लोट की जगह पर फ्रीज करेंगे। इसका मतलब नाउ यू आर कंफर्म कि आपको ये सीट आपके लिए पसंद है आपको, और आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रीज या फ्लोट। नाउ रिफंड, जैसा मैंने बताया कि ये 4 तारीख की बात ऑप्शन होगा, 4 तारीख को ओपन होगा। आपको 4, 5 और 6 तारीख मिलेंगे रिफंड के लिए। रिफंड जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी जिन्होंने 20,000 रुपए दिया है, उनको 15,000 रुपए रिफंड होंगे, और एससी एसटी को 9,000 रुपए रिफंड किया है जिन्होंने 12,000 जमा। नाउ हाउ मेनी राउंड्स ऑफ काउंसलिंग? जो अभी एक कॉमन लेटर जो हम लोगों को जो यूनिवर्सिटी ने दिया है, जो एक वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि 5 राउंड तक वो काउंसलिंग करेंगे, और लगभग जो डेट दी गई है वो 31 अक्टूबर के आसपास तक दी गई है। और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर वैकेंट सीटें बचती हैं तो उसके बाद की फर्दर काउंसलिंग या ऑन स्पॉट काउंसलिंग कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी वो करेंगे। तो इस तरह से आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर कहीं भी अभी आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। साथ-साथ में अब एक क्वेश्चन और आया है थोड़ी देर पहले कि आपको जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको किस-किस तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर ज़रूर देखिएगा। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है हमारे पास। इस समय हम काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, हमको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट, हमको अपने इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कास्ट को आप बिलोंग करते हैं, उस कास्ट का सर्टिफिकेट, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप फी वेवर सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फी वेवर सीट दोस्तों ध्यान रखिए, जनरल के लिए सुटेबल होती है। जनरल कैंडिडेट होते हैं जिनके पिताजी की इनकम कम होती है, उनके लिए ये सुटेबल एक कैटेगरी है। ज़रूर पूछिएगा इसके बारे में, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में उससे जानकारी ले सकते हैं। नाउ रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जेई का जो एडमिट कार्ड है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रैंक कार्ड, यानी जो आपका रिजल्ट आया है, रैंक कार्ड जो जिसमें आपकी रैंक लिखी हुई है, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपके अपने और पिताजी के आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक मोबाइल नंबर जो आपने जेई में जिसका रजिस्ट्रेशन किया था, एक कोई ऐसा मोबाइल नंबर जिस पे बेसिकली हम ओटीपी मंगा सकें, तो उस मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और साथ-साथ में 1000 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो 1000 रुपए हैं, ये आपके बेसिकली रजिस्ट्रेशन फीस के होते हैं, जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की फीस है। इसके अलावा पेमेंट की जो ज़रूरत पड़ेगी, जो सिर्फ जब सीट कन्फर्मेशन होती है उस समय पेमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये पेमेंट 20,000 और 12,000 की होगी। 20,000 जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए, और 12,000 जो है वो एससी एसटी के लिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबसे नीचे लिखा हुआ है उसको ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके ये सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो हमारा कास्ट हो, चाहे वो हमारा फी वेवर के लिए इनकम हो, चाहे वो हमारा रेजिडेंट हो यानी आय, जाति, निवास, या ईडब्ल्यूएस, ये चारों सर्टिफिकेट जो यहाँ से यहाँ तक लिखे हुए हैं दोस्तों, ये आपके नए बने होने चाहिए। एज पर रूल स्कॉलरशिप जो एनआईसी का रूल है कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल उस सन के बाद, यानी सन 2022 के बाद का ही बना होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नया नहीं है, पुराना है, तो उसको जो हमारे पास कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उसमें तुरंत के तुरंत जाकर के आप उसको अप्लाई करिए रिन्यू करने के लिए। 2 से 3 दिन में बन जाएगा। साइड बाय साइड आप ये भी कर सकते हैं कि इस जो नया अप्लाई करेंगे, तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, उसको आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जगह पर है, उसको आप लगा दीजिए। वहाँ से क्वेरी आएगी तो आप ये कह सकते हैं कि हमने अप्लाई कर रखा है, और अल्टीमेटली
वो चीज़ मानी जा सकती है। डिपेंड्स ऑन एजेंसी, ये हमारे ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड नहीं, एजेंसी सोचेगी तो आप वो डिसीज़न ले सकती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि सपोज़ हम ओबीसी कैटेगरी के हैं और हमने पुराना सर्टिफ़िकेट लगा दिया या जो नया सर्टिफ़िकेट हमने अप्लाई किया है उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगा दिया, तो यूनिवर्सिटी या जो काउंसलिंग एजेंसी है वो क्या डिसीज़न ले सकती है? दोस्तों यहाँ पर 2 डिसीज़न हैं, या तो वो इस बात को मान लेगी कि हाँ भाई जब ये काउंसलिंग कराएँगे फाइनल, काउंसलिंग करने के बाद जब कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे उस समय तक ये सर्टिफ़िकेट बनवा चुके होंगे, इनके पास इनका ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट होगा नया वाला, तो वो तो मान सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि अगर उन्होंने इसको डिनाई कर दिया कि नहीं हम इस चीज़ को नहीं मानते, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना होना है कि ओबीसी कैटेगरी वाला पर्सन जो है, जिसने ओबीसी में अपने आप को एनरोल किया था, उसका काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो जनरल की तरह काउंट किया जाएगा बस, क्योंकि जनरल को किसी भी कास्ट की सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं पड़ती। यही केस अगर आप इनकम के लिए करते हैं, वहाँ केस में भी यही है। बस आप जो पर्टिकुलर सीट के लिए चॉइस जो फीस के लिए बात करते हैं, तो जनरल और ओबीसी की फीस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। काउंसलिंग में भी कहीं नहीं फीस डिफरेंस है, बाकी जगहों पर भी नहीं डिफरेंस है। जो वेटेज वाली बात है, केवल 5% का जो वेटेज होता है, शायद कहीं-कहीं किसी-किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है, उस मैट्रिक्स अकॉर्डिंग आपका वेटेज कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इतना टेंशन की बात नहीं है कि हमारे पास अगर नया नहीं। हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो तुरंत बनवाइए और उसके बाद ही अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराइएगा। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो जो है वो जानकारी भरा रहा होगा। दोस्तों मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको इस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में पता लग सके। किसी भी तरह का कोई डाउट है आपको तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन दबाना ना। थैंक यू।